हाय एवरी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न में आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। बोर्ड के एग्ज़ाम आप कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं और उसके बाद आपकी चिंताएं बढ़ना शुरू हुई होंगी, लेकिन नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जब आप लोग पेपर की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक अच्छे से तैयार करनी है। हर एक चैप्टर को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे बेसिक फंडामेंटल के साथ तैयार करना है। ऐसे तैयार करना है जैसे आपने इससे पहले कभी तैयारी नहीं की हो। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो भी आपको आपका प्रेशर रिड्यूस करने के लिए ही ये सब कुछ किया है। बच्चे को पेंडेमिक से बचाने के लिए, हेल्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े, इफ़ेक्ट ना पड़े, इससे बचाने के लिए बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो भी आपके एग्ज़ाम पैटर्न होंगे वो एमसीक्यूज़ और केस स्टडी पर बेस पर होंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ्स या साइंस या कोई अदर सब्जेक्ट पर तैयारी करता है, उसको इन सभी बात को ध्यान रखते हुए उस चैप्टर से तैयारी करनी होगी। आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी उसका बेसिक है, फंडामेंटल है, उस बेसिक फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको ध्यान से देखिए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? और जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे समझेंगे उतना ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में इजी होगा। अब सबसे पहले जैसे आपको लगता है कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, किसी भी मैथ्स का या साइंस का, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप तभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे जब उसके रिलेटेड आपके फॉर्मूले, आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल अच्छे से प्रिपेयर होगा। फिर आपको कोई किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इतना करना है कि आपको जितना भी उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना आपका एडवांटेजियस है। अब जैसे मैं आपको एक चैप्टर का एग्जांपल देता हूँ। आपको जैसे चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी है। अब मैथ्स में जो प्रोबेबिलिटी है उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं, सर्टेन इवेंट क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है, इसकी रेंज। अब देखो, आपको ये पूछ लिया कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, तो एक बार को आपको याद लगेगा प्रोबेबिलिटी रेंज हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम क्या होती है। तो मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता है, तो ये रेंज है। क्या है? रेंज, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब किसी इवेंट को जब हम लोग बताते हैं, प्रोबेबिलिटी में किसी इवेंट को इवेंट हो रही है, उस इवेंट में कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, वो सबसे पहले हमें देखना है। जैसे कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करने पर 2 आउटकम्स होते हैं। देयर आर 2 कम्स इन
a coin. When a coin is thrown once, then there are two outcomes. One tail, second हेड और टेल. अब इसमें किसी की भी प्रॉपर्टी पूछ ले. ऐसे ही एक डाइस को थ्रो किया जाता है. डाइस को थ्रो करने पर आपके आउटकम्स कितने हैं? 6. 1 2 3 4 5 या 6. ये आपके आउटकम्स हैं. आउटकम्स आपने पढ़ लिए. अब उस आउटकम्स को पढ़ने के बाद अब आपसे पूछा एक प्लेइंग कार्ड्स हैं. प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड एट रैंडम निकाला गया, तो आपके आउटकम्स कितने होंगे? देयर आर 52 आउटकम्स. अब जैसे एक कॉइन को टॉस करने पर आपके आउटकम कितने थे? 2. मैंने आपके 2 आउटकम्स एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया. 1 coin is tossed twice. अब ट्वाइस है तो आउटकम कितने होंगे? 4. आउटकम्स की पावर नंबर ऑफ टाइम्स थ्रोन. आउटकम्स द पावर जो जितने आउटकम्स हैं, जैसे आपका आउटकम्स कॉइन में 2 होते हैं, हेड और टेल, टोटल कितने होंगे? 2. अब वन टाइम थ्रो किया तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 आउटकम्स. 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे? 4. 3 बार टॉस किया कॉइन को ही तो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 मीन्स 8. 4 बार किया, अब कॉइन तो एक ही है, आउटकम कितने होते हैं? 2. थ्रोन कितने टाइम्स किया? 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 16. अब जैसे मैंने डाइस को 2 टाइम्स किया, अब डाइस के कितने आउटकम्स होते हैं? 6. कितनी बार किया हमने? 2 बार, तो 6 की पावर 2 36. उसी डाइस को 3 बार थ्रो किया तो 6 की पावर 3 216. समझ में आ रहा है? तो अब ये हमें क्लियर हुआ कि जो मैक्सिमम से मिनिमम रेंज है वो इतनी है, 0 to 1 है. आउटकम्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स की पावर, जितनी भी पावर हो, जितनी टाइम्स थ्रो किया होगा उतने पावर ले जाएंगे. प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल की 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्लियर हो रहा होगा? अब इसी में कुछ पूछ लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर पूछ लिया, कंपोजिट नंबर पूछ लिया. प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बता दिया. दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली या विच हैव एक्चुअल 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. ऐसे नंबर जिनके से 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, प्राइम नंबर कहलाते हैं. कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. ये सब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब उसी का बेसिक है. अब बेसिक तो इसमें नहीं आ सकता, लेकिन इसी में आ सकता है. कैसे आ सकता है? कि अगर डाइस को थ्रो किया, व्हेन आर डाइस थ्रोन वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. अब इवन नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर. अब डाइस को थ्रो किया गया है तो डाइस के अंदर बताना है इवन नंबर कितने हैं. तो आपको 3 2 4 6 3 हो गए. टोटल कितने हो गए? 3. आउटकम कितने? टोटल 6. तो 3/6. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2. सिंपल. हमें एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि CBSE बोर्ड ने
एक नहीं 2 बार इसको कंडक्ट कराने का कहा है। फर्स्ट टाइम में आपका पैटर्न जो आएगा वो पैटर्न अच्छे से आपको तैयार करना है, MCQs और केस स्टडी। क्लियर हो रहा है? MCQs और केस स्टडी। MCQs में क्या होता है, आपको यही टिक करना होता है। टिक कैसे कर पाएंगे, जब आप अच्छे से उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? अब जब आप चैप्टर क्लियर कर लेंगे, बेसिक तैयार कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो क्या होगा, आप हर एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इसका जो मेन मोटिव है, मैं पहले भी बताया था, बोर्ड का जो मेन मोटिव है, इसका मेन मोटिव यह है कि आपको आपके ऊपर से प्रेशर को कम करना है। और बच्चे जो ऊपर ऊपर ही पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में जब कंपटीशन बैठते हैं तो फिर वो कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाते। तो क्या करना है, उससे फ़ायदा क्या होगा, जब एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, बेसिक, फंडामेंटल और 1 बाय 1 लाइन पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर जो कंटेंट है, जो यूज़फुल मटेरियल है, हम उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। और कोई भी चीज़ हमसे कुछ अलग नहीं हो सकती, हमें सब कुछ अपने सामने हमारे आ जाएगा। एक्चुअली बच्चे करते क्या है कि वो क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं और वास्तव में जो कंटेंट है, उससे रिलेटेड, जो टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक है, वो तैयार नहीं करते और वो उनकी पढ़ाई ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाती है। बोर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेजियस करने का कारण यही है कि आपको, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो, चाहे 12th स्टैंडर्ड का हो, आपको नॉलेज में इतना इंक्रीमेंट हो जाए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी टॉपिक को एक अच्छे से, बिल्कुल ऐसे जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक को बेसिक क्लियर करेंगे। और उस बेसिक को क्लियर जब करते हैं तो फिर हम जब किसी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे आगे चल के, सबसे पहले तो हमारा यही बोर्ड है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना अच्छे से टॉपिक तैयार किया है। मैंने आपसे यही प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म पर दूंगा जिससे आपको अच्छे से उस चीज़ के बाद समझ में आ जाए कि रियल एक्चुअली ये बोल रहे हैं सर, कुछ क्वेश्चन भी दीजिए। तो क्वेश्चन भी आपको किसी वीडियो में दूंगा और फिर आप देखिएगा आपको कितना आता है और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको कोई भी किसी भी टाइप के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, उसी के बेसिक पर तैयार कीजिए, जिससे कि आपका जो आने वाला बोर्ड है बहुत अच्छे से हो जाए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ भी हैं। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि उसमें MCQs के क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे कि आपको कुछ आइडिया हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।